दोस्तों नमस्कार। प्रथम चरण के नामांकन की प्रक्रिया आज पूरी हो गई और नाम वापसी के बाद अब प्रत्याशियों की स्थिति क्लियर हो गई है। प्रथम चरण में 58 विधानसभा सीटों के चुनाव हो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो स्थिति 2017 में थी वो बीजेपी के लिए अप्रत्याशित थी। 58 सीटों में 53 सीटें बीजेपी जीती थी, 2 सीट एसपी और 2 बीएसपी और 1 सीट रालोद जीती थी। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, 2017 के चुनाव परिणाम को देखें तो 58 सीटों में से 2 सीट जरूर बीएसपी जीती थी, लेकिन 30 सीटों पर नंबर 2 पर थी और 15 सीटों पर समाजवादी पार्टी नंबर 2 थी, 5 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर रालोद और 4 सीट पर बीजेपी थी। आज की स्थिति दूसरी है। 2017 में स्थिति ये थी कि समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस के साथ समझौते के साथ, बीएसपी अकेले लड़ रही थी। तो वहाँ का जो समीकरण है, जातीय समीकरण है, उससे 58 सीटों में 32 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल्य मानी जाती हैं। उसमें 1.25 लाख से लेकर 1.25 लाख तक मुस्लिम मतदाता हैं। 23 सीटों पर एससी बाहुल्य हैं, तो मुस्लिम और दलित बाहुल्य सीटें 58 सीटों में थी। तो उसमें स्थिति यह हो गई थी कि मुस्लिम मतदाता दोनों में डिवीजन हो गया था। ऐसा हुआ कि बीएसपी के उन सीटों पर जहां पर दलित और मुस्लिम प्रत्याशी, बीएसपी ने मुस्लिम प्रत्याशी भी सर्वाधिक दिए थे वहां पर, तो एक और समीकरण था। दूसरा यह था कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस का समझौता था, तो जो अल्पसंख्यक मतदाताओं में डिवीजन हुआ, दोनों सापा और कांग्रेस गठबंधन में और बीएसपी के साथ चले गए। ठीक है। रालोद चूंकि अकेले चुनाव लड़ा था, 277 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 1 ही सीट जीत पाया था और 1 सीट पर नंबर 2 थे, बाकी पर जमानतें जब्त हो गई था, बिल्कुल नामात्र के वोट मिले थे। 2022 में स्थिति अलग है। 2022 की स्थिति अब की जिस तरीके से 2-3 दिनों से अमित शाह जी, गृह मंत्री भारत सरकार, कैराना से लेकर के और मथुरा तक घर घर जाके मतदाताओं से मिल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं। उससे यह लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसान आंदोलन को लेकर के, कि जाट की नाराजगी को लेकर कहीं ना कहीं उनमें एक चिंता बनी हुई है। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों या राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब हों या गृह मंत्री जो खुद कमान संभाले हैं, सबसे पहले 25 तारीख को उन्होंने शुरुआत की कैराना से। कैराना वो विधानसभा सीट है जहां पर 2017 में पलायन को लेकर सबसे अधिक मुद्दा उठा था। उस समय तत्कालीन सांसद हुकुम सिंह जी ने इस मुद्दे को उठाया था और एक ऐसी स्थिति बन गई थी पलायन का कि एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था पश्चिम उत्तर प्रदेश के लेकर। लेकिन उसके बाद जो स्थिति बनी उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस कैराना सीट पे को लेकर विवाद, मतलब मुद्दा उठा, जहां से पलायन की बात हुई, वही कैराना सीट से हुकुम सिंह की बेटी मृगांका चुनाव हार गई। दूसरी सीट अगर चुनाव हारी, 2 सीट, दोनों सीटें महत्वपूर्ण है। मेरठ के वाजपेयी जी जो चुनाव हारे, 2, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, दोनों कद्दावर नेता थे, हुकुम सिंह की बेटी और लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी के लहर में चुनाव हारे। दोनों सीटें में मुस्लिम डोमिनेट करते, मुस्लिम बाहुल्य थे। इस बार स्थिति अलग है। जो छटपटाहट, जो परेशानी, जो समस्या भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रही है, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का प्रभाव और समाजवादी पार्टी जैन का समझौता एक महत्वपूर्ण कड़ी के साथ चुनौती दे रहा है। तीसरा, भाजपा का साइलेंट होना, बहुजन समाज पार्टी का बहुत ज़्यादा सक्रिय न होना भी सीधी लड़ाई, एक ऐसा परसेप्शन बन गया है कि 2 में सीधी लड़ाई है। समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन के साथ बीजेपी की सीधी लड़ाई, और सीधी लड़ाई जहां होती है वहां बीजेपी को हमेशा शिकस्त मिलती है, परेशानी होती है। अब जिन 58 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें 32 सीटें जो मुस्लिम बाहुल्य थी, उन सीटों में 30 सीटों पर बीएसपी नंबर 2 थी। अब आज की तारीख में बीएसपी वहां कमजोर है, तो
निश्चित रूप से अल्पसंख्यक मतदाताओं का ध्रुवीकरण होने की पूरी संभावना है। लेकिन इस चुनाव में सबसे रोचक बातें दिखाई रही, जो बीजेपी की सबसे बड़ी दिक्कत है, तनाव का कारण है, चुनौती लग रही है कि एक तरफ बीजेपी पूरे टीम के साथ, गृह मंत्री, भारत सरकार के साथ पूरी टीम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे चुनाव को 80 बनाम 20 धार्मिक उन्माद के उसमें लाना चाहते हैं। इसलिए कैराना अमित शाह जी 25 जनवरी को कैराना पहुंचे और वहां इसी मुद्दे को उठाया कि किस तरीके से यहाँ पलायन होता था, कैसे यहाँ पर बहु बेटियाँ सुरक्षित नहीं थी। आज उन्होंने मथुरा में जा करके इसी बात को आगे बढ़ाया, हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन दूसरी तरफ ये जो गठबंधन है, गठबंधन के लोग बड़े शांतिपूर्वक से बैठे हुए इसको देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि यह एग्रेसिव होना बीजेपी का बहुत फायदा नहीं, बल्कि गठबंधन में और उनके स्थिति को और मजबूत करने की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे में देखा गया, वहाँ जरूर लगता है कि वो मतलब बहुजन का सापा और गठबंधन के प्रत्याशी बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है, बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहाँ सबसे बड़ी बात है अब की मुस्लिम मतदाता जो है एग्रेसिव नहीं दिखाई दे रहा है। जो गठबंधन का समर्थक मतदाता बहुत साइलेंट होकर बैठा है। तो लग रहा है कि वो इस सब से, इनके जो भी एग्रेसिव चुनाव बीजेपी का चल रहा है, चाहे उनके प्रत्याशियों को लेकर बात हो रही हो कि प्रथम प्रत्याशी जो है, पहला नाम जो है जेल में, आखिरी प्रत्याशी बेल में, और तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, अपराधीकरण की बात हो रही है, सारी चीज़ें। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा रोचक, इंटरेस्टिंग और बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण है कि गठबंधन का मतदाता जिस तरीके से बातचीत हो रही है, वो 10 फरवरी का इंतजार कर रहा है साइलेंट होकर। वो नहीं चाहता है कि किसी तरीके का विवाद उठे। वो पूरा समझ लीजिए कि एक तरीके से यूनाइट होकर के बड़ा शांतिपूर्वक, इनके उकसावे में नहीं आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए, बहुत आसान नहीं है। क्योंकि अगर उधर का भी मतदाता एग्रेसिव होता, 2017 में इसका फायदा मिला था। क्योंकि 2017 में जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, उस दंगे के कारण पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभावित था और उसका फायदा मिला था। लेकिन इस बार चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में, प्रदेश में भी है, और किसान आंदोलन जो पूरे 1 साल तक चला, जो स्थितियां आ रही हैं, जो वहां पर जाट के आंदोलन के दौरान उनकी मृत्यु हुई है, वो तमाम ऐसे कारण हैं जिसके कारण वहां पर जाट तो यूनाइट है ही है। और एक और महत्वपूर्ण है, जो वहाँ सबसे ज़्यादा जाट में एक चर्चा का विषय हुआ, उनके स्वाभिमान से जुड़ गया है कि हाथरस कांड जब हुआ था तो जयंत चौधरी गए थे हाथरस में। तो जयंत चौधरी को जिस तरीके से पुलिस ने पीटा था, जैसे लग रहा था कोई एक आम कार्यकर्ता हो, एक कोई छोटा मोटा आंदोलन हो, आम कार्यकर्ता उस तरीके से पीटा था। किसी तरीके से उनके समर्थकों ने उनको दीवार से चिपका करके बचाया था। तो वो जब सीन बार बार वहां पर आती है, जयंत चौधरी के समर्थक भी उस सीन को वहां दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पर जोरों से चल रहा है कि भाई जिस जयंत चौधरी को अमित शाह जी आज ऑफर दे रहे हैं कि आप चुनाव के पहले या चुनाव के बाद में आ सकते हैं, वही जयंत चौधरी जब एक घटनाक्रम में हाथरस गए थे तो उनके साथ ऐसी बेरहमी से पिटाई की थी पुलिस ने। तो इससे जाट का सम्मान भी जोड़ रहे हैं, बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जयंत चौधरी के साथ जो हुई घटना, जिसमें पुलिस उनको पिटाई कर रही है और कुछ चंद समर्थक उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको भी जाट बड़े सुनियोजित तरीके से उसको देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाई आज जिस तरीके से गृह मंत्री आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन वो स्थितियां दूसरी थी। दूसरा, किसान के आंदोलन में जो स्थितियां बनी थी उस समय भाजपा का कोई बड़ा नेता बात करने नहीं गया था। तीसरी, एक और जो चीजें वहां दिखाई दे रही थी हैं कि बार बार पिछले 1 हफ्ते से आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं, उनका विरोध हो रहा है। तो इसलिए ये भी माना जा रहा है कि जो विशेष सुरक्षा प्राप्त बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जब वो चलेंगे तो विरोध का जो स्वर था, विरोध की जो न्यूज थी, वो भी उतना ज्यादा उभर कर सामने नहीं आएगी। तो स्थिति बहुत ही सुखद नहीं है बीजेपी के लिए, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष मतलब गठबंधन साइलेंट होकर के
इस का मुकाबला कर रहा है। ये भी मान के चलिए कि जितने एग्रेसिव बीजेपी हो रही है, जितने ज़्यादा आरोप लगा रहे हैं और बातें हो रही हैं, हमलावर हो रहे हैं, उसी तरह से उनका मतदाता और यूनाइट होकर बड़े फोर्स के साथ, बड़े ताकत के साथ वो प्रथम और दूसरे चरण, प्रथम चरण का 10 फरवरी, दूसरे चरण 14 फरवरी का इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं में, समर्थकों में वो उत्साह नहीं दिखाई दे रहा जो 2017 में था। इसका कारण है वहाँ के भाजपा के समर्थक जो पुराने कार्यकर्ता हैं, किसी भी कम्युनिटी के क्यों ना हो, उनका ये कहना था कि यहाँ पूरी तरीके से 5 वर्षों में प्रशासन हावी था, प्रशासनिक दबंगई थी। पिछली सरकार में अगर राजनीतिक दबंगई थी तो इस सरकार में प्रशासनिक दबंगई थी। इनके विधायकों का, सांसदों का सुनवाई नहीं होती थी। हर तरीके से जो भी अधिकारी वहाँ चाहता था, जो वहाँ का पुलिस चाहता था, उसी हिसाब से कार्रवाई होती थी, वही काम होता था। तो यह स्थिति बहुत ही सुखद नहीं कही जा सकती। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि प्रथम चरण का चुनाव जो 58 सीटों पर हो रहा है, इनमें बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति से भारतीय जनता पार्टी गुजर रही है। और जिस शालीनता के साथ साइलेंट होकर गठबंधन 10 फरवरी का इंतजार कर रहा है, ऐसी स्थिति बनी रही। अगर जयंत चौधरी, अखिलेश यादव प्रचार करने ना भी जाए एग्रेसिव होके, तो भी इनको जो फायदा मिलना वो मिलेगा। और एक और फैक्टर है, मायावती जी 2 फरवरी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण में प्रचार करने निकल रही हैं। निश्चित रूप से मायावती निकलें या ना निकलें, एग्रेसिव हो या ना हो, लेकिन उनका एक जो वोट बैंक है, उनका जो मतदाता है, वो केवल चुनाव चिन्ह देखता है, प्रत्याशी नहीं देखता। तो निश्चित रूप से मायावती को जिस हिसाब से लोग, मैं देख रहा हूँ सर्वे में 0 दिखा रहे हैं, 1%, 2%, 4%, 2 सीटें, ऐसी स्थिति भी नहीं है। मायावती के भी जो प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी हैं, वो भी बहुत अच्छी पोजीशन में चुनाव लड़ेंगे। दोनों गठबंधन को और बीजेपी को भी चुनौती देंगे। ऐसा नहीं है कि जो स्थिति थी मायावती सबसे बड़ा फैक्टर है कि मायावती का जो वोट बैंक है, इस तरीके से चुनाव चिन्ह पर वोट देने वाला किसी भी पार्टी का मतदाता नहीं है। तो चुनाव आज नामांकन वापसी के बाद अब केवल 10 दिन 12 दिन और बचे हैं प्रथम चरण मतदान के लिए। ऐसी स्थिति में, और ये भी जानिए कि प्रथम चरण मतदान से ही स्थिति तय हो जाएगी कि किसकी हवा बन रही है। क्योंकि एक और स्थिति मैं आपको बता दूं कि 2007, 12 और 17 में बहुमत सरकार बनने में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान 7 चरणों का चुनाव है। इसके पहले चुनाव 1 चरण में, 2 चरण में, 3 चरण में, मैक्सिमम 2096 और 2002 के चुनाव 3 चरण में, उसके पहले 2 चरण में होते, और 89 के पहले 1 चरण में चुनाव होते थे। 7 चरणों के चुनाव में माउथ पब्लिसिटी का बहुत बड़ा योगदान होता है। पहला 2007 में जब हुआ, पहली शुरुआत हुई 7 चरण की, तो भाजपा को बहुमत मिला। एक ऐसा माहौल बन गया कि भाजपा जीत रही है, और इसमें कर्मचारियों के साथ साथ समर्थकों का महत्वपूर्ण होता है। कर्मचारी जो प्रथम चरण में ड्यूटी होती है, तीसरे में, फिर तीसरे वाले 5वें, 5वें वाले 7वें, वो एक मैसेज देते चले जाते हैं कि किसकी मिला, और फ्लोटिंग मतदाता उसी तरफ जाता है। और ये भी जानिए कि इस बार फ्लोटिंग मतदाता जो असमंजस की स्थिति में 2007, 12 और 17 से ज़्यादा है। मान के चलिए जो बातचीत में दिखाई दे रहा था वहाँ मतदाताओं के बीच, लगता था कि कम से कम 15 से 20% से कम नहीं है फ्लोटिंग मतदाता जो असमंजस में किधर जाएंगे। ये बहुत निर्णायक भूमिका में होंगे। तो अब आने वाला समय बताएगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आक्रामक होकर पूरी टीम के साथ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी गठबंधन को घेर रही है, मायावती पर हमले बोल रही है, उसका जवाब ये लोग किस तरीके से शालीनता के साथ, कैसे शांतिपूर्वक ढंग से दे करके 10 फरवरी और 14 फरवरी तक मतदान तक रुके रह सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अगर उलझेंगे तो 80-20 की पोजीशन जो बनेगी, तो स्थिति
समस्या आ सकती है। अदरवाइज जिस हिसाब से चुनाव आज की तारीख में दिखाई दे रहा है, जो वहाँ का माहौल है, ऐसे माहौल में भारतीय जनता पार्टी जो 2017 में 53 सीट पाई थी, उसमें काफ़ी संख्या में कटौती होगी। बहुत चुनौतीपूर्ण चुनाव है। धन्यवाद।